नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में ये हमारा 42 ट्यूटोरियल है और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्री प्रोसेसर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं प्री प्रोसेसर। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी वे में समझिएगा और बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जब भी हमारा प्रोग्राम जो हम बनाते हैं, जो भी कोडिंग लिखते हैं, वो जब भी कंपाइल होता है तो तीन सीक्वेंस होते हैं कंपाइल होने के। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम जो हमारा कंपाइल होते हैं तो तीन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहला होता है प्री प्रोसेसिंग, दूसरा कंपाइलेशन, तीसरा लिंकिंग। अब देखिए होते क्या है ये, आइए समझते हैं एक करके। देखिए, प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो भी कंटेंट हमारा होता है, जो भी कंटेंट होता है किसका, सोर्स फाइल का जो भी कंटेंट होता है उन्हें अलग अलग तरीकों में क्या करता है, मॉडिफाई करता है। मतलब कि किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करना है। मतलब इसे 0 1 में करना है, इसे किस में करना है, ठीक। और ये क्या लिखा हुआ है, इसे किस में करना है, मशीन लैंग्वेज में। तो अलग अलग तरीकों में, अलग अलग वेज में चेंज करता है सोर्स फाइल के कंटेंट को। फिर दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है सोर्स कोड को और किस में बदलता है, कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल में। कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज करता है। तीसरा होता है लिंकर जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल बनती हैं, ठीक, कंपाइल होकर जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल बनेंगी उन्हें लिंक करेगा, सबको जोड़ेगा और उन्हें जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। उन फाइल को जोड़कर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। ओके, अब आगे देखिए, प्री प्रोसेसर टूल मॉडिफाई आवर फाइल सोर्स कोड बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक, दोबारा पढ़िए, प्री प्रोसेसर टूल मॉडिफाई आवर फाइल सोर्स बाय यूजिंग वेरियस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद हैश साइन, डू नॉट एंड विद सेमीकोलन। अब ये हैश साइन आपने कोडिंग में कहाँ देखा होगा, हैश इंक्लूड। ठीक, याद आया हैश इंक्लूड? आई होप यू रिमेंबर। तो अब देखते हैं कि आखिर ये जो डायरेक्टिव वर्ड आया है ये कहाँ से आया है, क्या यूज है, ये सब एक एक चीज अभी क्लियर हो जाएगी। तो ये जो होते हैं डायरेक्टिव्स जो होते हैं, जो अभी मैं बताऊंगा आगे, वो डायरेक्टिव्स होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन होते हैं प्रोसेसर के लिए कि हमारे सोर्स कोड को किस तरह से मॉडिफाई करना है। प्रोसेसर क्या करता है, सोर्स कोड का जो कंटेंट है, ये सोर्स कोड का जो कंटेंट है उसे मॉडिफाई करता है। तो जो डायरेक्टिव होते हैं, डायरेक्टिव कौन से होते हैं, जो हैश के साथ लिखे जाते हैं और उनके आगे सेमीकोलन नहीं लगता है। मतलब हैश इंक्लूड क्या है, डायरेक्टिव है हमारा, एक डायरेक्टिव है। तो क्या करता है ये, प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देता है कि सोर्स कोड को किस तरह से मॉडिफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये एक डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड। अब ये क्या कमांड देता है, मतलब क्या बताएगा प्रोसेसर को कि क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक, आइए देखते हैं। ये कंपाइलर को बताता है कि जो फाइल इंक्लूड की है, ये कंपाइलर को बताता है कि जो फाइल इंक्लूड की है, ठीक, उसे सर्च करना है कि वो फाइल कहां पर है। ठीक, और उस फाइल में जो कोडिंग लिखी हुई है, जो भी कोड लिखा हुआ है उसे यूज करना है। ये बताता है कि प्री डिटरमाइंड कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक, उसकी एक लोकेशन होती है, लाइब्रेरीज होती हैं काफी सारी, उनकी कोई लोकेशन होती है। तो ये बताता है कि उस लोकेशन पर जाकर ये फाइल सर्च करो। ठीक है, ये बताता है। हम अपनी खुद की भी हेडर फाइल बना सकते हैं, पहले हम देख चुके हैं कैसे बना सकते हैं। अब अपनी बनाई हुई हेडर फाइल किस तरह से इंक्लूड करते हैं, हमने पहले ये वाला सिंटेक्स देखा था कि मैंने अपनी खुद की यहाँ पर हेडर फाइल बनाई थी। इस तरह से भी इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी जो खुद की आप हेडर फाइल बनाएंगे उसे दो तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी फाइल में, इस तरह से, पहला और दूसरा। अब कंपाइलर क्या करेगा, जब भी इंक्लूड करेंगे ये हैश, ठीक, ये हैश जहां लग गया वहां पर ये क्या कंपाइलर को बता रहा है कि जाइए और डायरेक्टरी में सर्च कीजिए,
जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लोकेशन है वहां पर सेम डायरेक्टरी का जो मतलब है वो ये मतलब है कि हम जो भी हेडर फाइल बनाएंगे वो सबसे पहले उस फोल्डर में चेक होगी जहां पर प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स हैं, जहाँ conio.h, std.h है। सबसे पहले हमारी बनाई हुई हेडर फाइल जो हम इंक्लूड करेंगे वो कंपाइलर चेक करेगा जहां पहले से जो हेडर फाइल प्री डिफाइंड बनी हुई है वहां पर, फिर जाके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लोकेशन में चेक करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिफाइंड डायरेक्टिव होता है, क्या होता है और इससे होता क्या है। डिफाइंड डायरेक्टिव होता है जो मैक्रो नेम क्रिएट करता है। अब ये मैक्रो वर्ड आप याद कर लीजिए, ये मैक्रो वर्ड आप दिमाग में छाप लीजिए, इसका यूज काफी होने वाला है। ठीक, तो सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं किस तरह से क्या होता है। देखिए ये मैक्रो नेम पता है क्रिएट करता है, ये लिखा हुआ है साफ साफ। क्रिएट किस तरह से करता है, पहले क्रिएट करते हैं। डिफाइन लिखा हमने हैश के साथ, यहां कोई आइडेंटिफायर लिखा अपना, कुछ भी ABCD कुछ भी लिख दिया जो आपको अच्छा लगे, ठीक, जो आपके लिए सूटेबल हो। उसके बाद जो आइडेंटिफायर आप रखेंगे, मानिए आपने A लिया, अब इस A को आप जिसकी जगह यूज करना चाहते हैं, मतलब समझिए, मतलब आप 100 क्या है, कांस्टेंट है हमारा एक, आप 100 की जगह A यूज करना चाहते हैं। मानिए अपनी कोडिंग में आपको जहां जहां 100 लिखना है वहां आप A लिखना चाहते हैं और वो 100 का काम करे, समझे। तो ये क्या करता है, डिफाइंड डायरेक्टिव रिप्लेस एंड आइडेंटिफायर विद द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। मतलब एग्जांपल देखिए, डिफाइन मैक्स 100, डिफाइन मैक्स, ये हमने अपना आइडेंटिफायर रखा और किसकी जगह चेंज कर रहे हैं, 100 की जगह। ठीक, अब अगर इसे यूज करूंगा मैं मैक्स को तो यहाँ पर 100 प्रिंट हो जाएगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिए, ये जो हम लेंगे आइडेंटिफायर, यहाँ पर जो मैक्स है, कोई भी आइडेंटिफायर लेंगे वो हमेशा कैपिटल केस में होगा, हमेशा बड़े अक्षरों में होगा। कुछ कंपाइलर पर छोटे लेटर्स में भी चलेगा, ठीक। तो आपको इस चीज का याद रखना है कि ये बड़े लेटर्स में होता है, कुछ कंपाइलर पे छोटे लेटर में भी ये एरर नहीं देगा, लेकिन कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कैपिटल में, कुछ में मिलेगा कि आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम करेक्टर वैल्यू भी दे सकते हैं, मतलब किसी की भी जगह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए न्यू लाइन की जगह चेंज कर दिया, यहाँ पर स्पेस की जगह चेंज कर दिया, यहाँ पर स्पेस माई स्पेस रख दिया नाम इसका मैंने। अब माई स्पेस जहां भी मैं लिखूंगा वहां स्पेस आ जाएगा, जहां भी माई न्यू लाइन लिखूंगा वहां नई लाइन आ जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनडिफाइन, अनडिफाइन क्या होता है, हमने कोई मैक्रो क्रिएट किया, मानिए ये माई मैक्स हमने क्रिएट किया, ठीक। अब इसका जहां यूज करना था कर लिया, अब इसका यूज नहीं है मेरे, अब इसका यूज नहीं है, ठीक। अब मुझे इसे डिलीट करना है, मतलब अब इसे हटा देना है बिल्कुल। तो यहां पर मैंने ये डिफाइन कर दिया, अब यहां पर इस तरह से मैंने यूज कर लिया, यहां पर प्रिंट करा लिया, अब मुझे इसे हटाना है। तो अनडेफ डायरेक्टिव होती है, उसके आगे आप जो भी मैक्रो लिखेंगे, जो मैक्रो आप लिखेंगे वो हट जाएगा। ये दोबारा से रीडिफाइन किया है, ये होता है रीडिफाइन करना। देखिए रीडिफाइन का सिंटैक्स कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया मैक्रो, ओके, यहाँ पर मैंने अनडिफाइन कर दिया, मतलब एक तरह से डिलीट कर दिया, यहाँ पर दोबारा से मैंने रीडिफाइन कर दिया, ठीक। अब ये एक लाइन लिखी हुई है, कंपाइलर वुड इशू अ वार्निंग इफ वी स्किप इट। इसका मतलब ये हुआ, मैंने यहाँ पर इसे डिक्लेयर किया, यूज किया यहाँ पर, फिर मैंने इसे अनडिफाइन नहीं किया, मानिए यहाँ पर मैंने अनडिफाइन नहीं किया, फिर मैंने इसे दोबारा से डिफाइन कर दिया, मतलब पहले डिफाइन कर दिया फिर दोबारा से मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये एरर दे सकता है। अगर आपको दोबारा से डिफाइन करना है सेम मैक्रो, तो आपको पहले अनडिफाइन करना होगा, तभी दोबारा से आप करेंगे, ठीक है। फिर आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल कंपाइलेशन, कोई भी कोड रन होता है तो पार्ट्स में होता है, देखिए पोर्शंस होते हैं, उसमें सेक्शंस होते हैं, एरियाज होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, काफी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही कंडीशनल डायरेक्टिव्स भी होते हैं। क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं इफ की। ये इफ देखा होगा, इफ का मतलब क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो रन होगा, अन्यथा नहीं रन होगा। तो इसे हम इस तरह से भी इफ का यूज कर सकते हैं। इफ लिखेंगे, डायरेक्टिव हमेशा हैश लगा के लिखा है। इफ
यहां पर कंडीशन लिख दी, ये ब्रैकेट में नहीं है, ठीक, और यहां पर सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक, किसी भी डायरेक्टिव के आगे सेमीकोलन नहीं आता है। फिर सुनिए, किसी भी डायरेक्टिव के आगे सेमीकोलन नहीं आता है। इफ माई फ्लैग, ये भी एक मैक्रो यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, मैक्रो ये एग्जांपल में ले लिया, मैक्रो नहीं भी लेंगे, सिंपल एक वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा 1, ठीक, तब भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है माई फ्लैग अगर छोटा है 1 2 3 से, तब ये रन हो, तब ये रन हो। अच्छा, कितना कोड रन होगा, इसके लिए होता है एंड इफ, ये इफ यहाँ पर खत्म होगा तो इसके और इसके बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी सिर्फ तभी रन होंगी जब ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, ओके। और ये तो इफ के बाहर है तो ये तो रन होगी, ये तो रन होगी, ओके। तो यहाँ पर करली ब्रेसेस भी नहीं लगाने, हमें यहाँ से कंडीशन लिखनी है और सारी स्टेटमेंट रन होंगी अगर कंडीशन ट्रू होगा। इफ को ऑन करना है, मतलब यहाँ इफ इनिशियल डिफाइन किया, फिर यहाँ पर एंड इफ लिखना है, एंड इफ लिखना ही लिखना है, अन्यथा वो सारी स्टेटमेंट इफ में ही काउंट हो जाएंगे, एंड इफ कभी मिलेगा ही नहीं उसमें, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो इफ यूज कर रहे थे वहां एल्स इफ और एल्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने इफ यूज किया, इफ के बाद कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद एल्स इफ अगर ये नहीं भी है ट्रू तो ये वाली चेक होगी, ये अगर ट्रू होंगी तो ये रन होंगी, नहीं होंगी तो ये वाली रन हो जाएंगी। और यहाँ पर एंड हो गया हमारा इफ, एंड इफ करना ही है आपको वरना वो एंड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा इफ डेफ, ये क्या होता है, देखिए ये डायरेक्टिव चेक करता है, क्या चेक करता है, ये डायरेक्टिव चेक करता है कि मैक्रो कोई डिफाइन है पहले से या फिर नहीं है। मतलब समझिए इसका, मैंने यहाँ पर ये एक मैक्रो बनाया, इसकी कुछ इसे मैंने रिप्लेस नहीं करा है, मतलब 1 2 या फिर किसी करेक्टर से मैंने इसे रिप्लेस नहीं करा है, ये तब भी गलत नहीं है, एरर नहीं देगा। यहाँ सिर्फ मैंने एक मैक्रो बना दिया है, जैसे रिप्लेस किसी से भी नहीं किया है, तो यहाँ पर एक मैक्रो बना दिया। अब यहाँ पर मैं इफ डेफ की मदद से कोई मैक्रो, ये देखिए 2-4 लाइन का कोड है तो आप देख सकते हैं, लाखों लाइन का कोड है तो आपको भी नहीं पता, 1000 लोग काम कर रहे हैं किसी कोड पे तो आपको नहीं पता किस व्यक्ति ने क्या बना दिया क्या नहीं बना दिया, ठीक। 1000 में से किसी ने कोई मैक्रो बना दिया नहीं बना दिया, आपको चेक करना है कि इस नाम का मैक्रो बना है नहीं बना है। इफ डेफ आगे मैक्रो का नाम लिखा, तो अगर ये मैक्रो बना होगा तभी ये वाली स्टेटमेंट रन होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। और इफ के बाद एंड इफ लगाना ही है। अब जैसे कि ये नॉन एग्जिस्टिंग मैक्रो, ये एक मैक्रो का नाम है, ये मैक्रो है ऊपर डिफाइन, नहीं है डिफाइन तो ये रन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये इफ एंड डेफ है, इसमें कंडीशन ट्रू तब आएगी जब वो मैक्रो नहीं होगा, ओके। अब इसमें क्या होगा, देखिए इफ एंड डेफ, क्या ये कह रहा है क्या ये वाला मैक्रो नहीं है, लेकिन ये वाला मैक्रो तो है, ये वाला मैक्रो तो है, ये कह रहा है क्या ये वाला मैक्रो नहीं है, लेकिन ये है, तो ये वाली कोडिंग नहीं रन होगी। ये कह रहा है कि क्या नॉन एग्जिस्टिंग मैक्रो नहीं है, हाँ बिल्कुल बात सही है, ये नहीं है, तो ये वाली रन हो जाएगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इफ एंड डेफ, मतलब कोई मैक्रो हमने चेक किया, तो देखिए इसका यूज कहाँ हो सकता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जहाँ यूज मैंने भी किया है। मैंने चेक किया, मानिए इफ एंड डेफ माई एक्रो, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब ये मैक्रो नहीं होगा। ऊपर कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी मैक्रो डिफाइन नहीं किया है, तो इफ एंड डेफ माई मैक्रो तो नहीं है, ये यही चेक कर रहा है ना कि कोई मैक्रो इस नाम का ऊपर डिफाइन है, नहीं है, कंडीशन ट्रू है। अब जब ऊपर माई मैक्रो नाम का कोई मैक्रो डिफाइन नहीं है तो मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक। मोस्टली कब यूज करूँ, मैं चेक करूंगा कि इस नाम का मैक्रो है या नहीं है। मैं क्यों चेक करूंगा, क्योंकि मुझे बनाना है, मैं कब बनाऊंगा, जब ऊपर नहीं होगा। तो अगर ऊपर ये मैक्रो नहीं है तो मैंने इसे क्रिएट कर दिया, बना दिया, डिफाइन कर दिया, और फिर एंड इफ तो आपको लगाना ही, ओके। आगे बढ़ते हैं। कुछ बिल्ट इन मैक्रोज होते हैं, बिल्ट इन मैक्रोज मतलब प्री डिफाइन होते हैं, वो आपको नहीं डिफाइन करने हैं, वो अपने पर्टिकुलर एक यूज के लिए होते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, डबल अंडरस्कोर लाइन, डबल अंडरस्कोर, ये कैपिटल में ही लिखा जाएगा लाइन, ओके। अब इसे आप यूज करेंगे, लाइन रिटर्न करके देता है कि ये जो लाइन
ये जो लाइन यहाँ लिखा है ये रिटर्न करके देगा कि ये किस लाइन में यूज हो रहा है। तो ये क्या रिटर्न करके देगा, लाइन गिनी 1 2 3, ये है 3 4, ये 4 में यूज हो रहा है, ये किस में यूज हो रहा है 5 में, तो ये 4 और 5 रिटर्न करके देगा। ये लाइन नंबर रिटर्न करके देगा, करंट लाइन रिटर्न। फाइल ये क्या रिटर्न करके देगा, ये रिटर्न करके देगा हमें जिस फाइल पे हम काम कर रहे हैं। मतलब मानिए ये जो कोडिंग सब लिखी हुई है, ये लिखी हुई है abc.c नाम की फाइल है, तो ये रिटर्न करके देगा abc.c। ये एक स्ट्रिंग हो गया इसलिए %s यूज हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और बिल्ट इन मैक्रोज है, ये टाइम के लिए होता है, ये डेट के लिए होता है, जो हमारा प्रोसेसर यूज कर रहा है टाइम एंड डेट वो। सी स्टैंडर्ड का वर्जन चेक करने के लिए, कंपाइलर स्टैंडर्ड चेक करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही कंपाइलर टारगेट होस्टेड एनवायरनमेंट चेक करने के लिए थर्ड पार्टी है, या फिर जो हमारी लैंग्वेज है उसी का कंपाइलर यूज हो रहा है एटसेट्रा। ये यूज होता है कि कंपाइलर सी का यूज हो रहा है या C++ का कंपाइलर यूज होता है। ये यूज होता है कि हेडर फाइल जो कंपाइल हो रही है वो C कंपाइलर से हो रही है और ऑब्जेक्टिव कंपाइलर से हो रही है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये है बिल्ट इन मैक्रो, फंक्शन नाम का भी है। ये डबल अंडरस्कोर है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये डबल अंडरस्कोर लगे हुए हैं यहाँ पर, ये डबल अंडरस्कोर। ये रिटर्न करके देगा कि किस फंक्शन के अंदर ये कॉल हो रहा है, ये किस फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है, ये वो रिटर्न करके देगा। तो ये क्या रिटर्न करके देगा, माई फंक्शन। माई फंक्शन के अंदर ही तो कॉल हो रहा है, माई फंक्शन रिटर्न करके दे देगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन लाइक मैक्रोज। अभी तक तो हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल मतलब किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे मीन्स। ठीक, मैक्रो रिप्लेस कर रहे थे किसी चीज से और मैक्रो क्रिएट कर रहे थे और उस चीज को फिर हम यूज कर रहे थे। अब फंक्शन भी एक मैक्रो हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, फंक्शन खुद एक मैक्रो हो सकता है। देखिए हैज डिफाइन, यहाँ मैंने एक फंक्शन लिया, ओके, ये पैरामीटर है फंक्शन के, ये फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन के पैरामीटर है। और ये वाले जो ब्रैकेट है ये करली ब्रेसेस मानिए इन्हें, मतलब है नहीं लेकिन नॉर्मल फंक्शन से जब कंपेयर करेंगे तो इसे करली ब्रेसेस मानिए कि ये बॉडी होगी एक तरह से, लेकिन इसमें बॉडी इसी तरह से बनेगी आपके इन वाले ब्रैकेट से। ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये x + y रिटर्न करेंगे, ये x और y को जोड़ के रिटर्न कर देंगे। मतलब यहाँ पर मैंने ये फंक्शन कॉल किया माईसम, इसमें दो आर्गुमेंट पास किए 10 और 20, यहाँ पर 10 और 20 आया, 10 20 का सम हुआ, कितना हो गया 30, माईसम में 30 स्टोर हो गया, माईसम प्रिंट कराऊंगा 30 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसमें फ्लोट भी पास हो सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं मैक्रोस यूज करना, तो नहीं करना चाहिए, मतलब रियल फंक्शन यूज करना चाहिए। तो अब ये अपनी अपनी समझ के ऊपर है कि किसे क्या चीज समझ में आ जाती है, किसे क्या चीज इजी पड़ती है, या फिर एक्चुअल में कहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक चीज और रह रही है, वो ये रह रही है एक लास्ट चीज। मानिए आपने कोई मैक्रो क्रिएट किया ऊपर, मतलब एक मैक्रो का नाम रखा m और उसे 100 से आपने चेंज किया। आप जब भी m यूज करेंगे तो वो 100 का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर हैश डिफाइन रहेगा इस तरह से, ओके, और आपने यहाँ पर कुछ मैक्रो का नाम रखा और यहाँ पर इस वैल्यू की जगह आपने रिप्लेस किया। तो ये मेमोरी नहीं घेर रहा है, ठीक है। वैसे मेमोरी कंज्यूम होती है, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, इंट बनाया मेमोरी कंज्यूम होगी, डबल बनाया मेमोरी कंज्यूम होगी। जब मैक्रो बनाएंगे तो ये कोई भी मेमोरी नहीं कंज्यूम करेगा। कब करेगा ये कंज्यूम मेमोरी, ये मेमोरी तब कंज्यूम करेगा जब इसे यूज करेंगे कोडिंग में। जैसे यहाँ पर मैंने इस m को प्रिंट कराया, इंटीजर वैल्यू %d से मैंने इसे प्रिंट कराया, यहाँ पर ये मेमोरी कंज्यूम करेगा, यहाँ पर कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। ये जब तक ये यूज नहीं होगा तब तक ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। तो आई होप कि ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। इन्हीं सब चीजों का प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये काफी लेंथी हो गया। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।